है। आज हमारे सामने भारतीय राज्य व्यवस्था पर कुछ नोट्स हैं और ये पहली नजर में बस संविधान के सभी भागों की एक लिस्ट लगती है। जी, एक इंडेक्स जैसा। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ इस लिस्ट को पढ़ना नहीं है। हम इसे एक तरह से एक आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट की तरह देखने वाले हैं। बहुत अच्छी बात कही। समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस देश की इतनी बड़ी इमारत की नींव कैसे रखी, कौन सी मंजिल पर क्या है और हर चीज अपनी जगह पर क्यों है। बिल्कुल सही। संविधान को सिर्फ एक मोटी कानूनी किताब समझना इसकी खूबसूरती को कम करना है। ये एक दर्शन है, एक बहुत ही तार्किक ढांचा है। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक एक भाग जुड़कर राष्ट्र, नागरिक और सरकार के बीच एक संतुलित रिश्ता बनाता है। तो चलिए फिर इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, नींव के पत्थरों से। जी। हमारे नोट्स के मुताबिक संविधान की शुरुआत होती है भाग 1 से। विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसके फौरन बाद है भाग 2 जो नागरिकता के बारे में है। बिल्कुल। ये क्रम तो बहुत सोचा समझा लगता है, मतलब पहले जगह तय करो, फिर उस जगह के लोग। ये बहुत दिलचस्प बिंदु है और ये क्रम जानबूझकर ही चुना गया है। देखिए, पहले आप ये परिभाषित करते हैं कि भारत भौगोलिक रूप से है क्या? राज्यों का संघ। हाँ, राज्यों का संघ। और यहाँ ये संघ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जिसे राज्य अपनी मर्जी से तोड़ सके। अच्छा। ये देश की अखंडता की पहली गारंटी है। तो जब कहाँ का जवाब मिल गया, तब संविधान पूछता है कि कौन इस देश का नागरिक होगा। एक बहुत ही तार्किक प्रवाह है ये। और जब देश और नागरिक दोनों तय हो गए, तब आता है वो हिस्सा जिसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। भाग 3, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, इसे संविधान का दिल कहा जाता है। पर ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये एक क्रांतिकारी विचार था उस समय। क्रांतिकारी, बिल्कुल। ये अधिकार सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है। ये वो एक तरह से अदृश्य ढाल है जो हर नागरिक अपने साथ लेकर चलता है। जब कोई पत्रकार सरकार से मुश्किल सवाल पूछता है या कोई नागरिक शांति से किसी नीति का विरोध करता है, तो असल में वो इसी भाग 3 की स्याही को आवाज दे रहा होता है। सही कहा। ये संविधान का वो हिस्सा है जो राज्य को याद दिलाता है कि सरकार नागरिकों के लिए है, नागरिक सरकार के लिए नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। इसके ठीक बाद है भाग 4, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हमारे नोट्स कहते हैं कि इन्हें अदालत में लागू नहीं करा सकते। तो अगर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, तो फिर इन्हें संविधान में रखने का मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ सरकार के लिए एक सुझावों की सूची है? यह एक बेहतरीन सवाल है और यहीं पर संविधान का असली संतुलन दिखता है। अच्छा। देखिए, अगर मौलिक अधिकार राज्य की शक्तियों पर एक ब्रेक है, हाँ, तो ये निदेशक तत्व राज्य के लिए एक स्टीयरिंग व्हील है। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है। मतलब एक कल्याणकारी राज्य की दिशा में। बिल्कुल। समान काम के लिए समान वेतन, पर्यावरण की रक्षा, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, ये सब इसी में है। ये सरकार के लिए एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी सरकार लंबे समय तक इनकी अनदेखी नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि आखिरकार उसे चुनावों में जनता को जवाब देना होता है। मतलब एक नागरिकों की ढाल तो दूसरा सरकार का रोड मैप। और इसी कहानी को पूरा करता है एक छोटा सा हिस्सा, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य। ये तो बाद में जोड़ा गया था। हाँ, इसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। विचार ये था कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की ही मांग न करें, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझें। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल। तो इस तरह संविधान के ये पहले कुछ हिस्से राष्ट्र, नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते की पूरी तस्वीर खींच देते हैं। अब नींव तैयार है? तो नींव तैयार हो गई। अब इस पर सरकार की भव्य इमारत कैसे खड़ी होगी? यहीं से संविधान का सबसे बड़ा और भारी भरकम हिस्सा शुरू होता है, भाग 5, जो केंद्र सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट है। और इसके ठीक बाद भाग 6, जो राज्य सरकारों के बारे में है। ये दोनों तो लगभग एक दूसरे की परछाई लगते हैं। बिल्कुल। भाग 5, जिसका विषय संघ है, उसका आकार ही ये बताने के लिए काफी है कि हमारे ढांचे में केंद्र की भूमिका कितनी अहम है। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, कैग, मतलब केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी का हर नट बोल्ट इसमें कसा गया है। और फिर भाग 6 उसी मॉडल को राज्य स्तर पर लागू करता है। जी, राज्यपाल, विधानमंडल, हाई कोर्ट, ये हमारे संघीय ढांचे की
एक रूपता को दिखाता है। लेकिन यहाँ नोट्स में एक अजीब बात दिख रही है मुझे। भाग 6 के बाद है भाग 7, उसके आगे लिखा है निरसित, मतलब रिपील्ड। हाँ, संविधान का कोई हिस्सा हटाया भी जा सकता है। मुझे तो लगा था कि ये पत्थर की लकीर है। ये क्या कहानी है? यही तो दिखाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, कोई पत्थर की मूर्ति नहीं। अच्छा। देखिए, आजादी के बाद राज्यों को क, ख, ग, घर जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। भाग ख में बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। ओके। फिर 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो ये पुराना वर्गीकरण खत्म कर दिया गया। तो इस भाग 7 की कोई जरूरत नहीं बची? तो इसे हटा दिया। हाँ, इसे 7वें संशोधन के जरिए हटा दिया गया। ये संविधान का एक तरह से ऐतिहासिक अवशेष था, जिसे समय के साथ साफ कर दिया गया। ये तो सच में दिलचस्प है। इसके बाद है भाग 8, जो संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज की बात करता है। जी। जाहिर है उनका शासन सीधे केंद्र से चलता है, तो उनके लिए अलग नियम चाहिए। हाँ, क्योंकि उनका प्रशासनिक ढांचा राज्यों से अलग होता है। तो अब तक हमने केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार की बड़ी बड़ी मशीनरी को समझ लिया है। लेकिन हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि असली भारत तो गांवों और शहरों में बसता है। और यहीं से कहानी जमीनी स्तर पर पहुंचती है। भाग 9, पंचायतें। जी। ये भी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 1992 में 73वें संशोधन से जोड़ा गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसे आप एक शांतिपूर्ण क्रांति कह सकते हैं। शांतिपूर्ण क्रांति? हाँ, इसने लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर भारत के हर गांव तक पहुंचा दिया। और इसी तरह भाग 9 क ने नगरपालिकाओं को, और भाग 9 ख ने बाद में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया। यह सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक शानदार उदाहरण है। और इसी कड़ी में भाग 10 है, जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये हमारे संविधान की संवेदनशीलता दिखाता है कि एक साइज सब पर फिट नहीं होता। बिल्कुल, यह स्वीकार करना कि भारत की विविधता को सहेजने के लिए कुछ क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा और स्वायत्तता की जरूरत है, ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें, तीनों स्तर की सरकारें बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब मिलकर काम कैसे करेंगी? रिश्ते कैसे होंगे? हाँ, इनके बीच रिश्ते कैसे होंगे, यहीं पर भाग 11 और भाग 12 आते हैं। इन्हें आप केंद्र और राज्यों के बीच का एक रिलेशनशिप अग्रीमेंट कह सकते हैं। अच्छा। भाग 11 बताता है कि कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा कैसे होगा, कौन से विषय केंद्र के पास, कौन से राज्य के पास और कौन से दोनों के पास होंगे। और भाग 12? और भाग 12 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाता है, पैसा, वित्त। हाँ, टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, कौन किसको अनुदान देगा। यही वो हिस्से हैं जो हमारे संघीय ढांचे को चलाते हैं। और फिर भाग 13 है, जो कहता है कि पूरे भारत में व्यापार करने की आजादी होगी। यह देश को एक साझा बाजार बनाने जैसा है। हाँ, इसका मकसद आर्थिक एकीकरण था, ताकि कोई राज्य व्यापार पर गैर जरूरी रोक न लगा सके और एक मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बन पाए। तो सरकार बन गई, रिश्ते तय हो गए। अब इस मशीनरी को चलाएगा कौन? यहाँ आता है भाग 14, हमारी ब्यूरोक्रेसी। हाँ, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी सिविल सर्विसेज। और इसी से जुड़ा है भाग 14 का, जो अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। अधिकरण, इन्हें थोड़ा समझाएंगे? जरूर। अधिकरण को आप एक तरह की स्पेशलिस्ट अदालत समझ सकते हैं। अच्छा। जैसे दिल की बीमारी के लिए आप जनरल डॉक्टर के पास जाने के बजाय सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वैसे ही टैक्स या नौकरी से जुड़े खास मामलों के लिए आप सीधे अधिकरण जा सकते हैं, ताकि फैसला जल्दी और विशेषज्ञता के साथ हो। इससे हमारी मुख्य अदालतों का बोझ भी कम होता है। चलिए, अब हम संविधान के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें लोकतंत्र को चलाने वाले कुछ सबसे जरूरी नियम हैं। सबसे पहले भाग 15, निर्वाचन, लोकतंत्र का आधार। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। हाँ। और इसी भाग के तहत एक स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। ये हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है, जो सुनिश्चित करता है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। इसके बाद भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है, जैसे आरक्षण, और भाग 17 राजभाषा को परिभाषित करता है। ये दोनों फिर से भारत की सामाजिक और भाषाई विविधता को सम्मान देने की कोशिश है। सही कहा, ये दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज भी है। और फिर आता है भाग 18, आपातोबंद
ये शब्द सुनते ही 1975 की इमरजेंसी याद आ जाती है। ये संविधान का शायद सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद हिस्सा है। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ नागरिक आजादी। ये तो एक दोधारी तलवार हुई, है ना? निश्चित रूप से ये असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाया गया एक सेफ्टी वॉल्व है, लेकिन इसका दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए इस पर हमेशा इतनी बहस होती है। जी, ये दिखाता है कि संविधान निर्माताओं ने देश की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया, लेकिन साथ ही ये नागरिकों और अदालतों पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी डालता है कि वे इसकी शक्तियों पर नजर रखें। इसके बाद के कुछ भाग, जैसे भाग 19 और 21, कुछ तकनीकी और विशेष प्रावधानों की बात करते हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर एक भाग को आखिर के लिए बचाकर रखा है। अच्छा। एक ऐसा भाग जिसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, लेकिन शायद वो पूरे संविधान को जिंदा रखता है। भाग 20, संविधान का संशोधन। और आपने बिल्कुल सही कहा, यही वो एडिट बटन है जो इस 75 साल पुराने दस्तावेज को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। इसे पत्थर की लकीर बनने से रोकता है। बिल्कुल, यही वो प्रक्रिया है जिससे संविधान समय की बदलती जरूरतों और समाज की नई आकांक्षाओं के अनुसार खुद को ढाल पाता है। अब तक 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कितना लचीला और गतिशील है। तो ये थी भारतीय संविधान के ढांचे की एक यात्रा। ये सिर्फ 22 भागों की एक सूची नहीं है, ये तो एक कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र को